नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और सत्ता संग्राम आप देख रहे हैं। सत्ता संग्राम 2023 आप देख रहे हैं और जिसमें जाहिर तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, विशेष तौर पर चूंकि छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो चौथी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि IANS 24/7 ने सबसे पहले ये लिस्ट में कौन कौन होगा बताया था और आखिरकार एक बार फिर से मोहर लग गई हमारी लिस्ट पर। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह को टिकट मिला, भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी को टिकट मिला है, पत्थलगांव से सांसद गोमती साय को टिकट मिला, रायगढ़ से ओपी चौधरी को टिकट मिला, कुनकुरी से विष्णुदेव साय उम्मीदवार होंगे, रामपुर से ननकीराम कंवर। जैसे कि हमने बताया भी था कि ये लोग दूसरी लिस्ट में शामिल होंगे। ठीक सटीक बिल्कुल वही लिस्ट जो अब बीजेपी ने ऑफिशियली जारी की है। लोरमी से सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को टिकट मिला है, बिलासपुर से अमर अग्रवाल पर फिर से भरोसा जताया, जांजगीर से नारायण चंदेल बनाए गए हैं उम्मीदवार, भाटापारा से शिवरतन शर्मा को टिकट, धरसीवा से छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकार अनुज शर्मा को टिकट दिया, कुरूद से अजय चंद्राकर को टिकट मिला, रायपुर ग्रामीण से मोती साहू को मिला, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत को, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्र को टिकट मिला। जैसा कि IANS 24/7 ने बताया भी था अपनी लिस्ट में कि इन नामों पर मोहर लगी है, तो ठीक वही नाम ऑफिशियली जो जारी की है बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ के लिए, वो हूबहू वैसी ही है। 64 नामों का ऐलान कर दिया दर्शकों, आपको बता दें। वहीं 57 नाम मध्य प्रदेश में अपनी जो चौथी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें शामिल किए हैं। ये 57 नाम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें तो बेहद खास सिटिंग MLAs, खास तौर पर मंत्री भी हैं और सभी कद्दावर हैं। उन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया। जबकि आपको बता दें इधर छत्तीसगढ़ में बात करें तो जिस तरह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पत्थलगांव से गोमती साय बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, रामदयाल उइके होंगे पाली तानाखार से, और ये दूसरी लिस्ट है। जैसा कि हमने बताया भी था, IANS 24/7 ने सबसे पहले इस लिस्ट को आपके साथ साझा किया और वही नाम उन पर मोहर लगी। और एक बार रुक कर लेते हैं, फिर से हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जाहिर तौर पे सर, पहला सवाल यही होगा कि हम एक बार फिर सटीक, सही और खरा उतरे हैं। जो हमने दर्शकों को बताया विश्वसनीयता के आधार पर, उस पर मोहर भी लगी। निश्चित रूप से कुल मिलाकर हमारे सूत्रों के संदर्भ में भरोसा था कि हमने जो जानकारी जुटाई थी वह 100% कह सकते हैं कि सही निकली। 2 नाम अभी ऐलान नहीं हुए हैं जो हमने सूची जारी की थी, और उसमें एक बेलतरा के संदर्भ में अभी फैसला नहीं आया है और दूसरा पंडरिया सीट के संदर्भ में आया है। हमने कसडोल के संदर्भ में बोला कि फैसला नहीं हुआ है, तो वो फैसला नहीं हुआ है उससे पहले। पर महत्वपूर्ण बात है कि सूची हमने तैयार की थी, सूची तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की कोशिशों के तहत जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश की है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अमित शाह की खासियत यह है कि जहां पर लोग सोचना बंद करते हैं वहां से अमित शाह सोचना शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस सूची पे दृष्टि डालते हैं तो ये सूची बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 90 सीटों को जीतने की कोशिश नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की प्रत्याशा के साथ ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो जीत बहुमत दिलाने में मददगार, अर्थात पार्टी 50, 55, 60 सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है और बची हुई 30 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतार रही है जिसमें उसकी क्षमता 55 या 60 सीटों की जीत सुनिश्चित हो सके। तो कुल मिला के वैसी कोशिश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो सूची घोषित हुई है उसमें 57 प्रत्याशी घोषित किए हैं आज भारतीय जनता पार्टी ने। 79 प्रत्याशी वह पहले घोषित कर चुकी थी। कुल 136 प्रत्याशी आ चुके हैं। 230 में से 94 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित करना शेष है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ इतनी बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वह यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर तैयारी कितनी सटीक है। दावा कांग्रेस का था कि हम सूची जल्दी घोषित कर देंगे, पर कांग्रेस का दावा ही रह गया। न मध्य प्रदेश में न छत्तीसगढ़ में कोई प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार घोषित की है। एक जो महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिसे हम दर्शकों से साझा करना चाहते हैं कि सीटों की अदला बदली के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार हुआ है। शहडोल जिले के अंतर्गत 2 विधायक आते हैं, एक जयसिंह मरावी आते हैं और दूसरी मनीषा सिंह आती है। जयसिंह मरावी जो है शहडोल जिले में जयसिंह नगर सीट से विधायक है, उनको परिवर्तित करके जैतपुर से उतारा है, और जैतपुर से जो विधायक है मनीषा सिंह उनको जयसिंह नगर सीट से उतारा है। तो कहने का आशय कि पार्टी ने समीकरण के लिहाज से फैसले लेने में गुरेज नहीं किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम संभावित नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सार्वजनिक हुए थे तो कुछ लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से इसमें बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
हम शुरू से कह रहे हैं कि ये नाम एकाएक तय नहीं कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लंबे चिंतन मनन मंथन के बाद एक एक नाम को तय किया है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के दबाव में आए बगैर पार्टी नेतृत्व ने अपने फैसले को यथावत रखा है। अब देखना है कि जो पार्टी ने फैसला लिया है उस फैसले पर जनता आने वाले समय में कैसे मोहर लगाती है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सर पहले यदि बात करें तो यहाँ थोड़ा सा समझना चाहेंगे, ये जो 64 नामों का ऐलान किया है इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं पार्टी के पास, लेकिन हाँ जैसे आपने कहा कि जहां से सब सोचना बंद करते हैं वहां से अमित शाह सोचना शुरू करते हैं। इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। खोने के लिए क्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ जीतना है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जिस राज्य को खोना हमेशा सालता रहा वो राज्य छत्तीसगढ़ था, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मानता था कि बाकी राज्यों में भले मुकाबला कठिन है पर छत्तीसगढ़ तो हम जीत ही लेंगे। तो अब छत्तीसगढ़ को वापस जीतने की अभिलाषा है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो अपने राजनीतिक चातुर्य के लिए ख्यात है। वह भी उतने ही राजनीतिक रूप से दांव पे चलने में माहिर है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमें अमित शाह दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर एक समीकरण की बात है, तो वो समीकरण बिठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस प्रत्याशियों की सूची में की है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं को भी मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नए कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारने से गुरेज नहीं किया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल छोटे से अदने से कार्यकर्ता को भी यहाँ पे मौका मिल रहा है और 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह को भी प्रत्याशी बनाने से गुरेज नहीं है। साहसिक फैसले लिए गए हैं, ऐसे फैसले लिए गए जिसके माध्यम से पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर साझा से हमने जानकारी दी थी कि ईश्वर साहू को पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। ईश्वर साहू का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का हादसा वहां पर हुआ था उसके मद्देनजर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईश्वर साहू के उम्मीदवार होने सीधे तौर पर साहू समाज के अंदर एक संदेश गया है कि अगर साहू समाज का कोई खैर ख्वाह है, साहू समाज के प्रति किसी के मन में सद्भावना है, साहू समाज की कोई दुख सुख में चिंता करता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। उस संदेश को देने के लिए साझा जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाती है। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल एक अदना से व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर एक समाज में संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। अब ये कोशिश कितनी सफल कितनी असफल ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये कोशिश तो है। ठीक उसी प्रकार से संघ से जुड़े हुए लोगों को महत्व मिला है, चाहे वह आप महासमुंद के संदर्भ में देखें, चाहे आप दुर्ग शहर के संदर्भ में देखें। जो गजेंद्र यादव है उनके पिता बिरसाराम यादव जी की बड़ी प्रतिष्ठा रही, संघ परिवार के अंदर उनको एक अलग सम्मानजनक निगाह से देखा जाता है, तो गजेंद्र यादव को मैदान में उतारा। एक अदना कार्यकर्ता की बात तो रिकेश सेन को वैशाली नगर से प्रत्याशी बनाया। रिकेश सेन शायद इकलौते ऐसे शख्स होंगे जो 5 अलग अलग वार्डों से चुनाव जीतने का कीर्तिमान बनाया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। लोगों से सबसे कठिन चुनाव कौन होता है, वो वार्ड का होता है, और उसमें भी एक व्यक्ति 5 अलग अलग वार्डों से लगातार जीते, ये अपने आप में कमाल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। तो कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया है उसमें नेताओं की सिफारिश को नहीं बल्कि जमीन के स्तर पर किसकी उपस्थिति है उसे ध्यान में रखा और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा। चाहे संगठन मंत्री पवन साय जी हैं, चाहे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी हैं, अरुण साव हो, नारायण चंदेल हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, इन सारे नेताओं के संदर्भ में एक ही बात को महत्व दिया गया कि आप अपनी पसंद नापसंद को नहीं बल्कि जमीन पर किस आदमी की कैसी मौजूदगी है उसके आधार पर ही आगे बढ़े। तो उसी के अनुसार ये फैसले बड़े फैसले हैं। रेणुका सिंह इकलौती केंद्रीय मंत्री हैं प्रदेश में, पर उनको भरतपुर से उतारने में पार्टी ने संकोच नहीं किया। विजय बघेल को उतारा है, जैसे पहली सूची में उनका नाम था, तो उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा है। सभी मानेंगे कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत अगर कोई चुनौती देने की स्थिति में भूपेश बघेल जी को, तो वो नाम विजय बघेल का, तो उन्हें उतारने से गुरेज नहीं। इधर वर्तमान में गोमती साय को उतार दिए गए। तो कुल मिलाकर पार्टी ने फैसले लेने में संकोच नहीं किया है, बड़े फैसले लिए हैं। अरुण साहब को लोरमी से उतारा है, दिखता है पार्टी अपनी कमिटमेंट पे कायम है। धर्मजीत सिंह को लेकर आए थे, हमने बताया था कि तखतपुर से उन्हें मैदान में उतारेंगे, तखतपुर से उन्हें मैदान में उतारा गया। ओपी चौधरी पार्टी भविष्य की एक बड़ी संभावना के तौर पर इस नेता को देख रही है। ओपी चौधरी आज के नहीं भविष्य के एक बड़े नेता है, तो उन्हें रायगढ़ जैसी सीट से उतारने में पार्टी ने संकोच नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक महत्वाकांक्षी सूची है जिसे बड़े चिंतन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया। जी सर, चूंकि अभी आपने बताया कि नए चेहरों पर भी भरोसा जताया, छत्तीसगढ़ में 43 नए चेहरे यदि इस सूची को देखते हैं, यानी लगभग कह सकते हैं 50%, तो ये क्या पार्टी बड़ा रिस्क लेने जा रही है और जिसके लिए बीजेपी जानी भी जाती है कि तमाम तरह की जो एक्सपेरिमेंट है वो करती है?
निश्चित रूप से जिस तरीके की पराजय का सामना 2018 में करना पड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया तो करना ही था, तो वो नहीं किया। और जब मैंने कहा कि पार्टी ने इस बार प्रत्याशी चयन में नेताओं की सिफारिश को नहीं, जमीन पर व्यक्ति की मौजूदगी और सामाजिक समीकरण को महत्व दिया है। इस सूची में आप 55 या 60 नामों पर आप जाएंगे जिसमें आपको लगेगा ये जीत सकता है। 30 नाम ऐसे हैं इस सूची में जिसमें आप कहेंगे यार ये कहां से जीतेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 30 नामों पर आप बोल रहे हैं कि ये कहां जीतेगा, उसकी जगह कोई और नाम उस सीट पर अगर आप तलाश करेंगे तो उसके संदर्भ में आप ये तो कहेंगे कि इसको टिकट दिया इससे तो ये बेहतर लड़ता, पर वो भी जीतेगा ऐसा आप नहीं कह सकते। पर ये जो 30 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी ने, वो चेहरे इन 60 सीटों पर जीत में मददगार होंगे। ये बात समझने की ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय जनता पार्टी की सूची का, कि भारतीय जनता पार्टी ने 60 उम्मीदवार जीतने के लिए और 30 उम्मीदवार उस जीत को सुनिश्चित करने में मददगार की भूमिका निभाने की दृष्टि उतारे हैं। पार्टी ने सभी 90 सीटों पर जीतने की मंशा के साथ प्रत्याशी नहीं दिए हैं। पार्टी ने एक स्पष्ट सुविधापूर्ण बहुमत की अभिलाषा के साथ मैदान में प्रत्याशी चयन का फैसला किया है। अगर 85 प्रत्याशी घोषित हुए तो इन 85 प्रत्याशियों के माध्यम से पार्टी स्पष्ट बहुमत के उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश में है, ना कि ये 85 की 85 सीटें मुझे जीतनी है इस अभिलाषा के साथ। जी बिल्कुल। इधर यदि मध्य प्रदेश का रुख करें सर, तो एक बड़ी दिलचस्प बात लगती कि कितनी बातें हुई, कितनी तरह की बातें हुई, यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान जी को भी टिकट नहीं मिल रहा है, ये तक बातें हुई। लेकिन अब ये जाहिर कर दिया इस लिस्ट में कि नहीं, जो कि जीत की गारंटी है वो तो रहेंगे ही, चाहे कुछ भी कर लो। इस सूची का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाएगा। 3 सूची घोषित हो जाए और मौजूदा मुख्यमंत्री उसमें प्रत्याशी के तौर पर दिखे नहीं, ये थोड़ा सा अचरज पैदा करने वाला विषय था। दूसरा, बड़े चेहरों को जब मैदान में उतार दिया तब भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, और फिर शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से पूछने लगे थे मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो यह अपने आप में बड़े अप्रिय वातावरण को निर्मित करने वाली स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज की सूची के साथ असहमति के स्वरों को भी सम्मान दिया और शिवराज सिंह चौहान की वरिष्ठता और उनकी सेवाओं के संदर्भ में भी सम्मान व्यक्त किया। आज की सूची में शिवराज सिंह चौहान न केवल प्रत्याशी हैं बल्कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, जहां से वह पहली बार विधायक बने थे। ऐसी चर्चा आ रही थी कि शायद उन्हें विदिशा से पार्टी उतार देगी, पर ऐसा कोई प्रयोग पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अपनी बात पार्टी अनुशासन के दायरे में रहते हुए साफ तौर पर कहने के लिए क्या पूर्व मंत्री अजय विश्नोई को भी पार्टी ने टिकट दिया। अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने कोई तानाशाही पूर्ण रवैया के संदर्भ में अपने आप को जाहिर नहीं किया। अगर कोई असहमति भी व्यक्त कर रहा है लेकिन अनुशासनबद्ध तरीके से व्यक्त कर रहा है तो उसका भी पार्टी में सम्मान। कमोबेश ये जाहिर करते हुए पार्टी ने अजय विश्नोई को टिकट दिया है, लेकिन कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है। तकरीबन 24 मंत्रियों को आज की सूची में जगह मिली है, पर 8 मंत्री इस सूची में नहीं है। हालांकि उस जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है। तो अब अगली सूची बड़ी उत्कंठापूर्ण रहेगी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि क्या कुछ मंत्रियों को चुनाव लड़ने से पार्टी रोक देगी, ये जानने में दिलचस्पी रहेगी। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि अजय विश्नोई जी पाटन से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, यानी यहाँ पर तो साध भी लिया और जो नाराजगी थी उसे भी किसी हद तक खत्म कर दी। इधर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़े सर, और यहाँ पर जो 5 सीटें छोड़ी हैं अभी, क्योंकि अब तक जो है वो 85 सीटों पर कुल पहले 21 और फिर 64 नामों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ये क्यों रुकी हुई है, इसे क्यों रोका गया है? देखिए, अभी तो चुनाव कार्यक्रम आज घोषित हुआ है, अभी तो नामांकन वगैरह की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई, तो इतनी हड़बड़ाहट गया कि सभी के सभी आज ही थे। कांग्रेस ने तो सत्ता में रहते हुए अभी तक एक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो भाजपा पे आप इतना दबाव क्यों बना रहे हैं कि भाई उन्होंने 5 क्यों रोक दी? भाई कांग्रेस ने एक सूची नहीं निकाली और भारतीय जनता पार्टी 85 प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। छोटी बात है, कितना बड़ा फैसला है और कितना साहसिक फैसला है, इस दृष्टि से इसे देखा जाए। और जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं है वो समीकरण वाली सीटें है, जैसे अंबिकापुर, टीएस सिंहदेव वहां से उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़ते हैं, बड़े अंतर से पिछली बार चुनाव जीते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में टीएस सिंहदेव महत्वपूर्ण किरदार थे। कई लोग तो इस बात की कल्पना के साथ में थी कि क्या टीएस सिंहदेव भाजपा से भी प्रत्याशी हो सकते हैं या उनके परिवार को कोई व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है। और सिंहदेव जी वापस कांग्रेस में रच बसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से कोई औपचारिक प्रत्याशी नहीं देना है, दमदार प्रत्याशी देना है, तो इसलिए वो तलाश है। कसडोल गौरीशंकर अग्रवाल का कार्य क्षेत्र रहा है, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पर पिछले चुनाव में उन्हें बड़े अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा शकुंतला साहू के हाथों। तो अब वहां पर अगर प्रत्याशी देना है तो
क्या गौरीशंकर जी को उतारा जाए, या अगर कोई और देना है तो गौरीशंकर जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए उतारा जाए। तो कमोबेश इसके लिए वो नाम रुका है। जो हमने बात बताई थी पंडरिया के संदर्भ में, पंडरिया में एक नाम विश्वेश्वर पटेल का तय हुआ था, पर वो नाम इस सूची में नहीं है। पर वहां पर भावना वोरा की जमीनी स्तर पर मौजूदगी बहुत ज्यादा मजबूत है, ये सर्वे के अंतर्गत आ रहा। समीकरण जो है जातिगत या सोशल इंजीनियरिंग जो अमित शाह की जिसमें विशेषज्ञता है, उसमें वो नाम फिट नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि पार्टी ने इसके कारण से रीथिंक का विचार बनाया हो पंडरिया के संदर्भ में, कि अगर जमीन पर मौजूदगी बहुत मजबूत है, महिला है, तो इसके संदर्भ में कोई द्वंद्व रहा होगा, इसलिए नहीं आया। बेलतरा सीट जो है वहां से वर्तमान में रजनीश सिंह विधायक है, रजनीश सिंह, लेकिन ये बिलासपुर से सटी हुई सीट है। तो हो सकता है कि जातिगत समीकरण का विषय वहां पर फंसरा हो। रजनीश सिंह भी लोकप्रिय नेता है, लेकिन एक ब्राह्मण प्रत्याशी बिलासपुर जिले से नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि आप लाइन से देखें कि कोटा सीट से ब्राह्मण दे सकते थे, लेकिन वहां से प्रबल प्रताप जी आ गए। अगर आप बिलासपुर की बात करें तो अमर अग्रवाल आ गए। तखतपुर के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो वहां से धर्मजीत सिंह जी आ गए। इधर कृष्णमूर्ति बांधे मस्तूरी से आ गए। तो एक बेलतरा ऐसी सीट है जहां पर ब्राह्मणों का बाहुल्य है। तो कहीं ना कहीं शायद उस सामाजिक समीकरण को बिठाने की कोशिश के तहत इस सीट को पुनर्विचार के लिए रोक लिया गया है। आने वाले समय में पार्टी इस पर फैसला लेगी, लेकिन जो रोका गया है तो कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण के तहत रोका गया है, क्योंकि बिलासपुर जिले की सूची में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी इस समीकरण को बिठाने की कोशिश है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस ने चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पे अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। खूब तैयारी कर रही है, इतनी तैयारी कर रही, क्या आपस में जिस तरह से बात की जाए, खबरें हैं कि इतने ज्यादा लोग हैं कि सिर्फ उटव्वल की स्थिति ना आ जाए आखिरी में, ये बात है या ये बात है कि कांग्रेस अपनी प्रक्रिया में है, इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की परंपरा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार नया प्रयोग कर रही है। कांग्रेस कभी बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित नहीं करती है। टिकट वितरण की प्रक्रिया उनकी भी चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में हो रखी है। सीईसी की बैठक मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो रखी है। नवरात्र शुरू होने के साथ में ही कांग्रेस मैदान में प्रत्याशी देना शुरू कर देगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी प्रत्याशी चयन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उम्मीद कर रहे हैं 13 या 14 तारीख को हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जैसे ही नामांकन का दौर जारी होगा, वैसे ही कांग्रेस के भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। दोनों ही दल एक अच्छा दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला करने की तैयारी में है। हमें मानना चाहिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही संदर्भ में, राजस्थान हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी कोशिश चली रही है। एक अच्छा राजनीतिक मुकाबला देखने का अवसर हम सबको मिलेगा और जनता को इसमें भागीदारी का भी पूरा अवसर प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। और सर इसी के साथ उन्होंने यानी बीजेपी ने इस बात पर भी विराम लगा दिया, जिस तरह की खबरें थी पहले कि गुजरात फॉर्मूला उपयोग होगा। हालांकि गुजरात की तासीर अलग है, मध्य प्रदेश की तासीर अलग है, लेकिन जिस तरह से अपने मंत्रियों को, सांसदों को, सिटिंग एमएलए के साथ एक बार फिर से चुनाव मैदान में पार्टी जा रही है, तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए पार्टी नए सिरे से यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि कोई गुजरात फॉर्मूला जैसी बात नहीं है। पार्टी को जीत चाहिए, तो जहां पर स्थापित नेता जीत सुनिश्चित करा सकते हैं वहां उन्हें मौका मिलता है, जहां पर नए हो सकते हैं वहां पर नए को मौका दिया जा रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों को आज टिकट दी गई है, पर 8 मंत्री है जिनकी टिकट आज घोषित नहीं की है। उनका टिकट घोषित न होना अपने आप में संदेह को पैदा करता है कि क्या उन्हें मैदान में न उतारने का फैसला हो गया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर समीकरण के अनुसार जा रही है। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और फैसले के लिए इंतजार करना चाहिए। पर कुल मिलाकर इतना है कि अब किसी नेता की पसंद मायने नहीं रख रही है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार जो सूची आई है वह कुल मिलाकर जमीनी फीडबैक के आधार पर तैयार है और सोशल इंजीनियरिंग को खास तौर पर जोर देकर इसमें शामिल किया गया। ठीक सर, अब आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहेंगे। उसकी वजह है कि दर्शकों में उत्सुकता है, सिंधिया खेमे को लेकर जिस तरह से उत्सुकता बनी रही, अब तक की जो आई पहली 3 लिस्ट और आज जो चौथी लिस्ट आई है, उसे जिस तरह की बातें सिंधिया खेमे को लेकर चलती रही, वहां भी पार्टी ने जो बैलेंस बनाए रखा है। सिंधिया किसी भी अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुकाबले अपने आप को ज्यादा भाजपा के मूल कार्यकर्ता के रूप में तब्दील कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर अपने समर्थकों को कह चुके हैं कि मेरा अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो मेरा प्रत्याशी होगा। ये निजी बातचीत में वो अपने साथियों को कह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग इस पार्टी का हिस्सा बने थे, उन तमाम लोगों को टिकट मिल रही है, कुछ लोगों की टिकट कट भी रही है।
जैसे रणबीर जाटव की टिकट कट गई, जसवंत जाटव की टिकट कट गई। अभी की सूची में ओपीएस भदौरिया का नाम नहीं आया हुआ है, जो मंत्री है, सिंधिया के कट्टर समर्थक है, लेकिन पार्टी की ओर से रघुराज कंषाना को टिकट दी गई है, जो मुरैना से उपचुनाव हार गए थे, फिर भी टिकट दी गई। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्थान और सम्मान दोनों सुरक्षित है। उनके आए हुए तमाम लोगों को टिकट मिली है, लेकिन लोग टिकट से वंचित है, जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया को अभी टिकट नहीं मिली है, ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं मिली है, तो इसके अपने समीकरण है, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत उनके साथ आए तो उन्हें टिकट मिली है, प्रभुराम चौधरी उनके साथ आए तो टिकट मिली है, 7 जो उनके साथ में मंत्री बने हुए हैं उनमें से 6 को आज टिकट मिली। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी स्तर पर पार्टी में अपने आप को अपेक्षित नहीं कर रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये समझ में आ गया कि भाजपा का मतलब अलग है और कांग्रेस का मतलब अलग है। तो मेरे आदमी कहकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बात नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया बात करते हैं कि जिसको भी टिकट मिली वो हमारा आदमी, वो हमारा प्रत्याशी। मेरा और हमारा का जो भाजपा और कांग्रेस के चरित्र का अंतर है, उस अंतर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समझ लिया है और वह उस अंतर के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हालांकि आपने 2-3 बार ये बात कही है सर कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नवरात्र के शुरू होते ही कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी ने कहीं कोई इंतजार नहीं किया, उसने लगातार अपनी लिस्टें दी हैं। तो जो 94 नाम बचे हैं वो भी ये उम्मीद करें कि इन्हीं दिनों में आ जाएंगे बिफोर नवरात्रि। उसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो अब चूंकि नवरात्र शुरू होने में 4-5 दिन का ही वक्त बाकी है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि वह तभी तक आएंगे। अब भाजपा के संदर्भ में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये तब करेंगे, जब कोई चीज तय होगी तभी ही जाना जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो 1 तारीख को की थी, 1 अक्टूबर को। हमने 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो नाम सार्वजनिक किए थे जिन्हें पार्टी ने अपने स्तर पर तय किया था। बस्तर इलाके को छोड़ के बस्तर को हमने नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पार्टी ने सूची ये कहते हुए रोकी थी कि प्रधानमंत्री का दौरा है, हमें वहां का माहौल खराब नहीं होने देना। हमने उनकी उस भावना का सम्मान करते हुए उस सूची में बस्तर के नामों को शामिल नहीं किया था। पर प्रधानमंत्री का दौरा तो 2 तारीख को शाम को खत्म हो गया था, पर सूची कब आई? सूची आई 9 तारीख को। तो अब 8 दिन तक क्यों रोके रहे, इस संदर्भ में कौन जवाब देगा? तो भाजपा अपने तरीके से काम करती है, अपनी सोच से काम करती है, और ऐसा केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 तारीख को हुई थी, 13 सितंबर को। पर पार्टी ने 13 सितंबर को जो 39 प्रत्याशी तय किए थे, उनकी घोषणा 25 सितंबर को की थी। तो नाम तय होना अलग, ऐलान होना अलग। अब ये जो आज नाम घोषित किए 57, इनके संदर्भ में तो बैठक कब की ये भी सार्वजनिक नहीं हुआ, पर आज सीधे सूची आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग कार्य पद्धति से काम करती है। तो उसके अंतर्गत जब वो कोई फैसला लेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन कब लेंगे तो ये तो अमित शाह जी तय करेंगे, जेपी नड्डा जी तय करेंगे, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। पर जब भी कुछ तय करेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि अपने दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से वो जानकारी हम उपलब्ध कराएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। इस विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जो सूची के संदर्भ में था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चौथी जिसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया बीजेपी ने, वहीं 64 दूसरी लिस्ट है छत्तीसगढ़ की जिसमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया।